ठीक है, चलें फिर ये एग्जांपल देखते हैं। जो इसकी एग्जांपल ये है जिसमें भी कॉन्फ्लिक्ट को बताया गया है और इसमें आपको बाकायदगी से नजर आएगा कि कोर्ट ने ये रूल जो है अप्लाई किया है इस केस में। तो पढ़वाएं। जी एजाज 15 रोल नंबर। सही है। Anyone else? Nasran? हेलो। जी जी पढ़ें पढ़ें जी गुलाम मुस्तफा। एक मिनट, यहाँ तक क्लियर है बात? यस सर, क्लियर है। तो जो दूसरी जो एग्जांपल आपने देखी थी उसमें ये था दैट द कॉन्फ्लिक्ट वाज बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सेम एनैक्टमेंट। जो अभी दूसरी वाली एग्जांपल है जो पाकिस्तान वाले कॉन्टेक्स्ट में है उसमें तो ये था। ये जो आपके सामने जो केस है इसमें वही सेक्शन है, उसी सेक्शन के डिफरेंट प्रोविजंस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि सेक्शन 86 जो कि नीचे यहाँ पे फुटनोट्स में भी बताया गया है सेक्शन 86 क्या कहता है, तो उसमें बताया गया है। तो इसमें ये है कि ओपनिंग लाइन तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एक हुआ है, तो उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है जी। There shall be imposed, levied, and collected consumption of sale tax of 8% on the sale price of all goods. क्या हो गया जी गुलाम मुस्तफा? यहाँ तक क्लियर है बात? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, चलें इसके बाद वाली लाइन भी कर लें, उसके बाद ये आपकी फैक्चुअल पोजीशन है सारी। एक मिनट यहाँ पे रुक जाएं। तो ये आपके सामने फैक्चुअल पोजीशन है कि कंपनी के साथ दो कंपनीज का आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है मशीन के हवाले से, मैन्युफैक्चरिंग और उसको सप्लाई करने, डिलीवरी के हवाले से, सप्लाई और डिलीवरी के हवाले से। तो यहाँ पे एक्चुअली हो ये रहा है कि इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करनी थी, पेमेंट सारी कैश में करनी थी और डिलीवरी उस मशीन की उसी वक्त ही होनी थी जब वो क्या कहना चाहिए सारी पेमेंट्स हो जाती, उसके बाद वो डिलीवर करते। क्योंकि हो ही रहा था कि जो जिस कंपनी के वाज रिस्पांसिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग द मशीन फॉर मेकिंग इट,
उसको पैसे मिलते थे तो वो काम करती थी उसके ऊपर, वो बिल्डअप करती थी उसको। पैसे आना बंद हो गए, उन्होंने बिल्डअप करना छोड़ दिया, और बिल्डअप ना होने की वजह से वो डिलीवर भी नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। जिन जिन जो पेमेंट्स, जस्ट सेकंड, जो पेमेंट्स कर दी गई थी उसके ऊपर सेल्स टैक्स अप्लाई कर दिया था, उसके ऊपर सेल्स टैक्स दे दिया था, लेकिन बकाया जो पेमेंट्स रह गई थी उनके ऊपर सेल्स टैक्स था या नहीं था, ये एक तरह से इशू है इस केस में। जी पढ़िए अब आगे क्या कहता है। यहाँ तक बात क्लियर है, इधर तक बात क्लियर है कि सेल्स टैक्स कब लगता है किसी भी चीज के ऊपर। क्लियर हुआ? Yes, sir. Clear. और क्यों नहीं लगा था, जनरल रूल ये है, जनरल रूल ये था कि सेल्स टैक्स कब लगना था और क्यों नहीं लगा, वो सारी यहाँ पे फैक्चुअल पोजीशन में बयान हुई है कि बिकॉज द गुड्स वर नेवर डिलीवर्ड, द जनरल रूल वाज नेवर नॉट एप्लीकेबल इन द प्रेजेंट केस। आगे क्या होता है। as a feature of which is the property is in the goods ये दो does दो लोग not क्यों पढ़ रहे हैं? अख्तर साहब भी पढ़ रहे हैं, गुलाम मुस्तफा साहब भी पढ़े, ये क्या बात हो गई है, एक बंदा पढ़े ना, तो कोई मसला नहीं है, कोई एक पढ़ लें अपने से, इसमें कोई बात नहीं है। अख्तर साहब आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर लें। हेलो सर, गुलाम मुस्तफा पढ़ ले सर। चलो ठीक है जी, गुलाम मुस्तफा साहब कंटिन्यू करें पीछे से ही, यहाँ से द फर्स्ट। जी हाँ, द फर्स्ट से पढ़ लो। जी जी पढ़ लें, बेस्ड ऑन प्रोविजन 1 ऑफ सेक्शन 86(1). ठीक है, ये क्लियर हुई है बात, क्या कहता है। ठीक है, बात सही है, लेकिन थोड़ा सा फर्दर इसमें क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। जनरल रूल क्या है, डिलीवरी और सेल्स टैक्स कब लगेगा, ये बताएं, जनरल रूल क्या है। डिलीवरी हो जाएगी इन द सेंस के एक्चुअली डिलीवर हो, मतलब जो आपके सामने, जैसे मिसाल के तौर पर हम छोटी सी किताब की बात करते हैं, किताब आपने आप सेल्स टैक्स उस पर लगेगा जब आप मुझे किताब दे देंगे। समझ में आई बात?
मतलब मेरे पास किताब मेरे हाथ में आ गई, मेरे पोजेशन में आ गई, मेरे फिजिकल पोजेशन में आ गई, तब सेल्स टैक्स लगेगा उसके ऊपर। ये है जनरल रूल। लेकिन जनरल रूल का इस केस में कोई वास्ता नहीं था। आगे प्रोविजोज में बात आ रही थी कि प्रोविजो में क्या हो रहा है। अब प्रोविजो में क्या हो रहा था कि प्रोविजो में ये कहते थे कि प्रोविजो 1 ये कहता है कि वो एक इंट्रोड्यूस कर रहा था कॉन्सेप्ट नोशनल डिलीवरी का। अब नोशनल डिलीवरी मीन्स नोशनल का क्या मतलब होता है? नोशनल का मतलब कोई बता सकता है? Yes, sir, which is not actual. मतलब आप समझें कि अज्यूम कर लें कि डिलीवरी हो गई है आपको, सर्टेन स्पेसिफाइड केसेस से कि डिलीवरी एक्चुअली नहीं हुई है, बट अज्यूम कर लें कि डिलीवरी आपको हो गई, एक्चुअल पोजीशन आपको नहीं मिला है, बट समझें कि आपको पोजीशन मिल चुका है और आपके ऊपर सेल्स टैक्स एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप काम करवाते जा रहे थे उस हिसाब से आप पैसे देते जा रहे थे, उसके ऊपर वो काम करते जा रहे थे। तो चूंकि आप उनको पैसे दे रहे थे और प्लस अजम्पशन ये कि डिलीवरी हो गई है, इट मीन्स के आपके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. क्राउन का भी यही क्लेम था, बिकॉज इट इज आर्गुइंग कि सेल्स टैक्स पे किया जाए, और उनका यही क्लेम था कि सेल्स टैक्स दिया जाए क्योंकि बेस्ड ऑन प्रोविजो 1 ऑफ सेक्शन 86। अब कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने सिंपली सेकंड प्रोविजो को देखा। सेकंड प्रोविजो में ये जो इटैलिक्स में लाइन है, provides further that in any case where there is no physical delivery of the goods। अब प्रोविजो 1 में बेशक नोशनल डिलीवरी की बात हो रही है, लेकिन उन्होंने प्रोविजो 2 में देखा, ये प्रोविजो 2 में बड़ा इसका एक कंप्लीट और सफिशिएंट आंसर है जो क्लियरली मसले को सॉल्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब फिजिकल डिलीवरी हुई नहीं है तो कॉन्सेप्ट ऑफ नोशनल डिलीवरी जो है, नोशनल डिलीवरी का जो भी कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आप सेकंड प्रोविजो में रखकर देखें तो जब तक प्रॉपर्टी एक शख्स से दूसरे शख्स तक पास नहीं होती है, डिलीवर नहीं होती है, उस वक्त तक देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेल्स टैक्स बीइंग एप्लीकेबल। कोई जरूरत नहीं इंपोज करने की सेल्स टैक्स जब तक आप उसको डिलीवर नहीं करते। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? नाउ इन इफेक्ट यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि बिल्कुल इन्होंने अगर अगर हम इसको सेक्शन को देख लें, क्योंकि ये सेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप सेक्शन 86 देखें फुटनोट्स में मेरी प्रॉब्लम भी नजर आ रहा हो, अभी कर देते हैं, ठीक है। ये एक प्रोविजो है और ये दूसरा प्रोविजो है। और हैरत की बात ये है, इफ यू लुक एट इट, कि ये उसी नंबरिंग की हेडिंग में आ रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं इसको देख लूंगा एक दफा और, लेकिन अगर हम इसी को ही देखें फिलहाल, अगर हम इसके ऊपर देखें, अगर आप देखेंगे सेंटेंस का फर्क है, सिर्फ सेंटेंस कह लें, नेक्स्ट पैराग्राफ कह लें, उसका फर्क है। ठीक है ना?
अगर नंबरिंग होती तो फिर तो और ज्यादा होता कि ए बी और ये वाला जो है ये सी हो जाता, लेकिन ये ऐसा है नहीं, ये सिर्फ डिफरेंट सेंटेंसेस की बात है। यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, यहाँ से आपका नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो गया, और कोर्ट ने इसको प्रेफरेंस दी कि इसमें चूंकि देयर इज प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन एनी केस वेयर देयर इज नो फिजिकल डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, द सेड टैक्स शैल बी पेएबल व्हेन द प्रॉपर्टी इन द सेड गुड्स passes to the purchaser thereof। जब तक पोजेशन हैंड ओवर नहीं होगा, डिलीवरी नहीं होगी, उस वक्त तक किसी भी केस में उस वक्त तक आप सेल्स टैक्स नहीं लगाएंगे। इन इफेक्ट जी बिल्कुल वही, यहाँ पे वही बात हो रही है। और ये जो एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, ये वाली ऑब्जर्वेशन, ये इसी केस की ऑब्जर्वेशन है। ये जो हम देख रहे हैं ना, किंग वर्सेस डोमिनियन इंजीनियरिंग को लिमिटेड, ये ऑब्जर्वेशन इसी केस की है कि अगर प्रोविजो एक जो है वो दूसरे के आपस में कन्फ्लिक्ट है, तो जो बाद में प्रोविजो आ रहा है वो प्रिवेल करेगा। ठीक है, कोई चीज नहीं समझ में आई इसमें? हेलो सर Yes, sir. आ गया। आ गया समझ में? सर इसमें सर सेकंड प्रोविजन जो है उसमें लिखा हुआ है फर्दर दैट इन एनी केस वेयर देयर इज नो फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर द सेड टैक्स शैल बी पेएबल व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स सेड गुड्स पासेस टू द परचेजर देयरऑफ। अब सर या कंप्लीट प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए, गुड्स ट्रांसफर हो जाए, या फिर वो पार्ट में ट्रांसफर कर रहा है, तो ये बात भी यहाँ पे काबिल गौर है ना। काबिल गौर तो है, लेकिन अब मसला ये है यहाँ पर कि अब हमें पहले तो प्रॉपर्टी की नेचर देखनी होगी ना। अब जो हमारे सामने जो केस है उसमें प्रॉपर्टी की जो नेचर है वो तो एक मशीन है ना, बड़ी मशीन, छोटी मशीन हो बड़ी मशीन हो, वो तो एक चीज है ना, वो उसमें एक मशीन टुकड़े थोड़ी है ना सर, जी। एक मशीन थोड़ी है सर, एक मशीन है विद स्पेयर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज। यस सर, स्पेयर पार्ट्स भी हैं, एक्सेसरीज भी हैं। अरे लेकिन मशीन का मसला है, मशीन का मसला था, मशीन का था। ये केस मेरे पास पड़ा हुआ भी है, मैं देख के आपको उसमें भी कंफर्म कर दूंगा। इन केस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो मैं आपको देखकर बता दूंगा। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, ओनली व्हेन ऑल द स्टिपुलेटेड पेमेंट्स हैव बीन तो द प्रोसेस पास। और सर ये भी बात है इसमें इंस्टॉलमेंट वाली कि जब इंस्टॉलमेंट पे की जा रही है तब टैक्स पे किया जा रहा है, और जब ड्यू हो रही है तब पे किया जा रहा है। अब वो बात आपकी दुरुस्त है, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। वो डाल रहे थे क्राउन का जो है ना, वो इसमें डाल रहे थे। ये देखे ना, ये देखे, यहाँ से पढ़े, द सेड टैक्स शैल बी पेड प्रो टैंटो एट द टाइम ईच ऑफ सच इंस्टॉलमेंट फॉल्स ड्यू। जब आपके ऊपर इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, ये कौन सी कंपनी है, ये पल्प कंपनी जो है, इनके ऊपर इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई। अब बेशक आप इंस्टॉलमेंट पे करें ना करें, क्राउन का ये आर्गुमेंट था, आप इंस्टॉलमेंट जब आपके ऊपर ड्यू हो गई, जब बेशक आप इंस्टॉलमेंट पे करें या ना करें, टैक्स आपको देना है। समझ रहे हैं बात को? जी सर, यही बात थी नोशनल डिलीवरी वाली, कि डिलीवरी होना हो बिल्कुल लेकिन यही आपको बात थी, टैक्स देना है। बिल्कुल यही बात थी। In accordance with the terms of the contract and all such transactions shall for the purposes of this section be regarded as sales and deliveries। अब ये बिल्कुल क्लियर कट बात कर रहा है यहाँ पर कि आप अज्यूम करें कि डिलीवरी आपको मिल गई है, आप अज्यूम कर ले कि डिलीवरी आपको मिल गई है, और इंस्टॉलमेंट आपके ऊपर है, वो आपको देनी है। इंस्टॉलमेंट आपसे नहीं दी जा रही, डजंट मैटर, आप पेमेंट जो है आप सेल्स टैक्स की पेमेंट कर दें। जनाब हमारा हुकूमत का पैसा हमें दे दें, बाकी आप आपस में करते रहें जब वो, लेकिन हुकूमत का पैसा आप पे करते रहें। लेकिन वो शख्स जो ये कंपनी है, वो उसका तो दिवालिया निकला हुआ था, लिक्विडेशन में थी, वो होती इस पोजीशन में तो वो पे करती ना। लेकिन सर ये सही बात थी क्राउन की कि आप दे दें, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी तो डिलीवरी होती है ना, रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट है। हाँ बिल्कुल रिकॉग्नाइज कंसेप्ट है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अब अदालत ने वही बात कर रहे हैं ना, और ये इस केस में भी डिस्कस हुआ है कि अदालत ने उनके आर्गुमेंट को नजरअंदाज किया, उनके आर्गुमेंट का सही जवाब देने के बजाय कान को उल्टा पकड़ा और प्रोविजो 2 में जाकर अपनी बात निकाल ली, अपने काम की बात निकाल ली। वहां से उन्होंने कहा कि जनाब ऐसे हम करते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।
जज साहब के रिश्तेदार रहे होंगे फिर सर। वो अब उन चक्रों में ना पड़े तो बेहतर है। अब उसका हमें कुछ नहीं पता है। वो 1954 का केस है, कनाडा का केस है, अल्लाह बेहतर जानता है क्या हुआ होता उस वक्त। हाँ 1944 सर, का तब बल्कि। तो फिर सर्कमस्टांसेस भी चेंज होंगे, सब चीजें चेंज होंगी। बहरहाल ये अब पोजीशन है, और ये उन केसेस में से जहां पे एक्चुअली आपको नजर आ रहा है कि कोर्ट ने एक प्रोविजो को दूसरे प्रोविजो को, एक प्रोविजन को दूसरे के ऊपर जो है वो प्रेफरेंस दी है। मतलब सर अच्छा, एक ही अभी सेक्शन में अगर एक ही सेक्शन में प्रोविजो में भी कंफ्लिक्ट आ रहा है तो फिर वो जो सेकंड आ रहा होता है वही तो राइट करता है उस पे। सही बात है, यही पोजीशन है इसमें। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि लगारी साहब की क्लास कितने बजे है? सर वो लास्ट में होती है, थर्ड क्लास। 10:30 बजे? जी सर। सही, ठीक है। मतलब हाँ, हमारे पास अभी 20-25 मिनट है। अच्छा, मैं आगे टॉपिक करूं या यहीं तक रखना है और असाइनमेंट के हवाले से कोई बात करनी है? जी जी, बात करें। हम्म। देखिए, दो चीजें। पहली तो बात यह है कि आपको अपने अल्फाज में लिखना है। अब आप हर चीज को कॉपी पेस्ट करेंगे तो इंडिविजुअली जो चीज है वो तो नहीं आई ना सामने। और जो आपकी जो मेहनत है वो से तो सिर्फ कॉपी पेस्ट की हद तक रह गई ना। तो कॉपी किया और पेस्ट किया तो भी ठीक है। नो डाउट, जो भी मटेरियल आपको मिलेगा वो आपको इंटरनेट वगैरह से ही, किताबों वगैरह से ही मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको एज इट इज टाइप करके या उसको एज इट इज कट और पेस्ट मारा। ये मतलब नहीं था उसका हरगिज। कुछ जगहों के ऊपर मैं समझता हूँ कि जहाँ पे जरूरी होता है करना, बिल्कुल उसको किया जा सकता है। कॉपी पेस्ट बिल्कुल किया जा सकता है, ये नहीं है कि नहीं किया जा सकता, उसकी भी इजाजत है। लेकिन ये नहीं है कि फिर उसमें आप दो चीजें हैं उसमें। पहली तो बात ये कि उसमें आप कॉपी पेस्ट की इजाजत में हर पेज के ऊपर कॉपी पेस्ट हुआ हुआ हो और बड़ी बड़े ऑब्जर्वेशंस दिए गए हों। मतलब जैसे वो पेज के पहले पेज पन्ने से शुरू हो रहे हैं और आखिरी 2-3 लाइनें छोड़ के वहां पे बस अपनी बात कर दी। नहीं, ऐसे नहीं है। अगर हम इसको परसेंटेज वाइज करना चाहते हैं, परसेंटेज वाइज कितना हो, तो आप मैं जो जो रूल अप्लाई होता है वो 20% तक आप रख सकते हैं मटेरियल अपना, जो के कॉपी पेस्ट वाला मटेरियल 20 अप टू 20%। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात ये कि जो भी चीज आप कॉपी पेस्ट करेंगे उसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में देखना है, देना है, और वो कोटेशंस में देना है, और उसको आपने बताना है कि एक्चुअल आपने वो कौन से सोर्स से लिया है। मुझे वो भी चाहिए होगा। अगर प्रॉपर रेफरेंसिंग आपने नहीं की होगी तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। सर जी। सर आपने रेफरेंसेस को भी तो वर्ड लिमिट से आउट किया है ना? नहीं, वो सब चीजें वर्ड लिमिट से आउट है। वो वर्ड लिमिट सिर्फ आपका जो बॉडी है, जो बॉडी ऑफ द टेक्स्ट है, जैसे ये फुटनोट्स है, ये वर्ड लिमिट में नहीं काउंट हो रहे हैं। अगर आप इसको देखें यहाँ पर, अगर आपको ये नजर आ रहा है वर्ड फाइल में देखने का तरीका, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, पेजेस 84 वर्ड्स 37 कैरेक्टर्स, नो स्पेसेस 1,50,634 कैरेक्टर्स स्पेसेस, और ये ऐसे है। तो वर्ड्स अभी आपके पास 30,937 है। तो अगर आप फुटनोट्स वाले वर्ड्स, में ख्याल में से फुटनोट्स नहीं है इंक्लूडेड। अच्छा, फुटनोट्स इंक्लूड करें तो आपके 34,024 आ जाते हैं। तो सिंपली यहाँ वर्ड में जाइएगा, ये नजर आ रहा है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके विद टेक्स्ट बॉक्सेस, फुटनोट्स एंड एंडनोट्स कितने वर्ड्स हो रहे हैं, और अगर आप इस चेक को हटाते हैं तब कितने वर्ड्स हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? जी सर। जी सर, क्लियर है। इसी तरह से ये जैसे ये और ये वर्बैटम उनकी बात है, तो इसको आपने देखा कि कोटेशंस में रखा हुआ है। तो ऐसे कोटेशंस में रखकर इसको ये आपको बताना होगा रेफरेंस देकर कि ये कहाँ से, कौन से सोर्स से आपने लिया है, कौन से सोर्स से आपने लिया है, वो भी आ जाना चाहिए। फुटनोट्स में आप कर लें, फुटनोट्स का तरीकेकार बेहतर होता है।
तो फुटनोट्स में से आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ये क्लियर हो गई हैं बातें? यस सर। अच्छा, और कुछ पूछना है? सर तो हम जजमेंट्स वगैरह अगर कोई ले रहे हैं उसमें कोर्ट्स के व्यूज लिख रहे हैं तो वो भी अपने लैंग्वेज में लिखें या बिल्कुल फिर बिल्कुल, इंग्लिश आप में अपनी लिखेंगे तो जबान में फिर वो लिखना है। एक्सक्लूड हो जाएंगे। देखें रूल को समझें। अगर कोई चीज इतनी खूबसूरती से लिखी हुई है कि उसको आप समझते हैं, ये अब आपकी अपनी जजमेंट है कि आप उसको समझते हैं कि ये और किसी तरीके से नहीं लिखा जा सकता है, तब तो उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट किया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं तो आप कहेंगे हर चीज ही बड़ी खूबसूरती से लिखी है, हमारी तो कोई काबिलियत ही नहीं है, हमारी तो कोई अहलियत ही नहीं है। बिल्कुल सर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस लिख रहे हैं तो हमारी क्या अभी काबिलियत है छोड़े लिखने छोड़े इसको, बात को छोड़े। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? वो कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आते हैं। हाँ, हम सीखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तब तब आपके वो यहीं असाइनमेंट से करेंगे। सीखते हुए जाएंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट के इंशाल्लाह ताला जस्टिस बन भी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। और कुछ पूछना है? कुछ और पूछना है? नो सर। असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव हवाले से कुछ नहीं रेजोल्यूशन और अगर हम पूछना? लिख रहे हैं तो फिर उसके बारे में हम हिस्ट्री वगैरह को लिख सकते हैं ना, एजाज या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है। एजाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हिस्ट्री नहीं आती है। आती तो है सर, लेकिन उससे पहले बस जो आती है। बस मिल गया ना जवाब। जी अपनी सर। सवाल का खुद जवाब पता है, फिर भी कंफर्म करना होता है लाजमी। सर हम ये जो है पब्लिक के इंटरेस्ट में पूछते हैं सर। सही सही। हाँ बस है, वो पार्ट है। अच्छा, लियाकत अली खान साहब से लेकर फिर हाँ, जब से वो वजूद में है 1949 से, उस वक्त से लेकर। जब से वो पैदा हुए थे सर तब से। नहीं, लियाकत अली खान साहब को आप छोड़ दें, उनके पैदा होने से हमें कोई गर्ज नहीं है अभी। हमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पैदाइश से गर्ज है फिलहाल। ठीक है सर। कोई और सवाल? सर जजमेंट भी आपको अपनी वर्डिंग में लिखनी है तो सर वो तो फिर उनकी होगी ना। फैक्ट्स वी कैन राइट ऑन आवर ओन, बट जजमेंट तो why can't you write judgment in your own words? सर जिस तरह आपने नोट्स में लिखी हैं, हम्म। जिस तरह आपने नोट्स में लिखे हैं केस, हाँ इसी तरह लिख लें हम भी। देखिए, जो चीजें मैंने फिर वही बात की कि नॉट एवरीथिंग यू कैन कॉपी पेस्ट, हर चीज नहीं कर सकते आप। जी सर। यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, पैराफ्रेज करें उसे। हाँ सर, ये भी है। और कुछ? कुछ और पूछना है? ठीक है। चैट में किसी ने सवाल पूछा है। अरसलान साहब कह रहे हैं फ्रॉम वेयर टू फाइंड जजमेंट। अच्छा सवाल है। मैं आपको एक दो जजमेंट्स बता देता हूँ, उसके बाद फिर एक स्टेपिंग स्टोन है आपके लिए, फिर आप जाएं दूसरे जजमेंट्स खुद देखिएगा। एक तो आपके पास है नोट्स में प्रोवाइडेड जो है, दूसरा आप लोग लिख लें जो उस दिन अवेश ने जिक्र किया था, स्टेट वर्सेस जियाउर रहमान।
लाहौर हाई कोर्ट का भी उनका जजमेंट है ज़ियाउर रहमान वर्सेस स्टेट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है स्टेट वर्सेस ज़ियाउर रहमान। ये 2 हो गए, तो ये 3 हो गए कुल। उसके बाद फिर आप आ जाए तो आपके पास फिर कनीज फातिमा का जजमेंट है, ज़हीरुद्दीन का जजमेंट है, और सर उकला PLD मुआज का 1992 जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट 9595 है। कौन सा? PLD 1992 595। हाँ, ये PLD 1992, ये तो वो है ना, हाकिम खान वर्सेस वाला जो है। जी सर। इसके साथ एक कनीज फातिमा का भी जजमेंट है और एक ज़हीरुद्दीन का भी जजमेंट है। और सर इनमें भी रेफरेंस दिए होते हैं केसेस के अंदर बिल्कुल भी। यही होता है, यही होता है। आप एक फाइंड करेंगे, उसमें आपको पिछले रेफरेंसेस मिलते चले जाएंगे। इसके बाद फिर जो आसमान जिलानी वाला केस है, आसमान जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जिक्र आएगा। तो वो ज़ियाउर रहमान से ही निकल के बात जा रही थी वहां पर, और वो हमूद रहमान साहब का जजमेंट है, उसमें वो भी उनका है और फिर ज़ियाउर रहमान भी उनका जजमेंट है। तो ये 5-6 जजमेंट्स आपको मैंने बता दिए। PLD मजीद फिर आप उनमें से 2003 देख लीजिएगा। PSR 2003 लाहौर 73 सही। ये भी है सर। मतलब हमने आर्टिकल 2A पे ढूंढ लिए तो उस पे बहुत सारी जजमेंट्स हैं सर। ये हाँ, तो वो तो 85 में जाहिर है, वो हाँ इंटरनेट के ऊपर जाए देखेंगे तो बेतहाशा मिलेंगी। ऐसा थोड़ी है कि मटेरियल इंटरनेट के ऊपर नहीं है, उसके ऊपर मटेरियल बहुत है। मटेरियल सब सेम हो रहा है रेफरेंसेस वगैरह, तो उसमें तो इशू नहीं है ना। नहीं, रेफरेंसेस में सेम इशू नहीं है। क्वेश्चन देखिए, रेफरेंसेस सबके सेम ही होंगे तकरीबन। उसकी वजह यह है कि जी वो कोई ऐसी कुछ चीज नहीं मशहूर है कि केसेस हैं। आप कोई अपनी तरफ से लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल जो चीजें रेफरेंसेस सबके एक है। सवाल जो बनता है वो ये होता है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, और प्रेजेंटेशन आपका ये सारा बॉडी ऑफ द टेक्स्ट है। अब हर कोई अगर कॉपी पेस्ट कर लेगा जजमेंट को, तो फिर प्रेजेंटेशन कहाँ की हुई? मटेरियल भी सारा वही है, प्रेजेंट वो और फिर कॉपी पेस्ट भी सारा कर दिया, तो फिर प्रेजेंटेशन काहे की हुई? कहाँ गई सारी? वो तो फिर खत्म हो गई सारी। समझ रहे हैं ना बात को? जी सर समझ रहे हैं। मजीद कुछ पूछना है? मजीद बताइएगा प्लीज। कुछ और पूछना है असाइनमेंट के रिलेटेड? एनी अदर क्वेश्चंस? हेलो? Sir. ठीक है। अच्छा चलें, ठीक है, फिर इसको फिर यहाँ तक रखते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला मंगल को मुलाकात होगी, तो मंगल को फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है फिर। अल्लाह हाफिज। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज सर।